हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं दर्शकों। तो चलिए वापस शुरू करते हैं अपना वन डे वन टीम का पहला एपिसोड। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में कहा था कि हम लोग आज से अपना वन डे वन टीम एनालिसिस शुरू करने वाले हैं, जहां हर दिन हम एक टीम के साथ आएंगे, उस टीम के एनालिसिस जानेंगे, उस टीम के फॉर्मेशन को जानेंगे, उस टीम के प्लेइंग स्टाइल को जानेंगे, उस टीम के मतलब हर एक चीज, चाहे ट्रांसफर मार्केट से लेकर टीम का फॉर्मेशन हो, कैसे वो अटैक करती है, कैसे वो डिफेंड करती है, हर एक चीज को हम लोग काफी अच्छे से जी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो निहार भाई, लिवरपूल के बारे में सबसे पहले आपका क्या कहना है। जी देखिए, लिवरपूल एक ऐसी टीम है जो कि हालिया सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और जब से उनके नए कोच आए हैं, आर्ने स्लॉट, उनका कॉम्बिनेशन हो, टैक्टिक्स हो, उन्होंने एक लिवरपूल को एक नया विजन दिया है। और इतने सालों के बाद जो आप देख सकते हैं, एक टीम के मतलब मैन सिटी लगातार 4 सालों से जीत रही थी और उसके बाद टूर्नामेंट जीतना और टूर्नामेंट में वापस से अपने कदमों को रखना, और ये दर्शाता है कि लिवरपूल बहुत ही फोकस्ड है। और इस साल भी लिवरपूल डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करने वाली है नए प्लेयर्स के साथ। बिल्कुल बिल्कुल निहार भाई। स्लॉट जी जो उनके मैनेजर हैं, वो जब से आए हैं तब से देखा जा सकता है कि काफी अच्छी लिवरपूल की टीम बनी है, काफी अच्छे फॉर्मेशन हुए हैं, और कहीं ना कहीं मैनेजर जी और टीम का काफी अच्छा लिंक एक बैठा है। जी, और जो उनके पुराने कोच थे उनकी एक अलग लेगेसी थी। एक बड़े कोच के बाद आप स्वैप हो रहे हो, उनकी जगह आ रहे हो, तो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते, काफी प्रेशर होता है। लेकिन फर्स्ट ईयर में ही यार वो प्रेशर को हटा के वो डिलीवर करना, वो एक्सीलेंस डिलीवर करना, ये दर्शाता है कि आर्ने स्लॉट इज नॉट अ स्मॉल कोच और नॉट अ वीक कोच। आप डेफिनेटली उनको हाईली रेट करेंगे उनके करियर एंड में। और मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि इस साल लिवरपूल बहुत अच्छा गेम खेलेगी और काफी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल नहीं आया भाई, पिछले साल तो उन्होंने जीता, प्रीमियर लीग कप उठाया, और इस बार भी कहीं ना कहीं लग रहा है बहुत लोगों की फेवरेट्स में भी आ रही है लिवरपूल की, कहीं ना कहीं इस साल भी लिवरपूल टाइटल उठाते हुए दिख रही है हमें। जी 2019 और 2020 के बाद ये उनका काफी गैप हो गया था ट्रॉफी जीतने में। 19-20 के सीजन के बाद उन्होंने मतलब पिछले साल जाके उन्होंने ट्रॉफी जीती है, तो काफी अच्छी उनके लिए एक मोमेंटम की बात है। और वो देखते हैं आगे इस टूर्नामेंट क्या करते हैं बिल्कुल बिल्कुल निहार अंडर भाई। स्लॉट एंड अदर प्लेयर्स। तो चलिए दर्शकों, हम अपने पहले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जिस सेगमेंट में हम आपसे चर्चा करेंगे ट्रांसफर मार्केट के बारे में। यहाँ हम लोग लिवरपूल के सारे समर ट्रांसफर्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से उनके बड़े बाइज है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बाइज है, कौन कौन बाइज जो है वो कौन से प्लेयर कहाँ और जी किसके पोजीशन पे खेलने वाले हैं। तो निहार भाई चलिए आपसे जी शुरू करते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इन बाइज को। जी, देखिए सबसे पहला नाम जिनका स्क्रीन पे आ रहा है, फ्लोरियन वर्ड्स। इस बंदे ने तो यार इस साल रिकॉर्ड ही बना दिया है। 116.4 मिलियन पाउंड्स का डील होना, ये अपने आप में दिखाता है कि यार इस बंदे के कितना कैलिबर है, कितना पोटेंशियल ये रखता है। और ये बुंदेसलीगा की हिस्ट्री में भी ये सबसे बड़ी सेल थी। तो मतलब अगर हम लोग फ्लोरियन वर्ड्स को देखें तो स्लॉट ने ये सोच के इन्हें लिया है ना कि ये एक अटैकिंग मिडफील्डर का रोल प्ले करेंगे, और साथ ही साथ ये एक विंगर और एक फॉल्स नाइन का भी रोल प्ले कर सकते हैं। इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें मतलब कुछ ऑफ बॉल रन्स होते हैं, या एंटिसिपेट करना डिफेंडर्स को, काफी अच्छा मतलब सिल्की पासेस क्रिएट करना, और स्ट्राइकिंग एबिलिटी, सब में फ्लोरियन वर्ड्स आगे हैं। और मुझे इस साल मैं इनको बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करूंगा, और मेरा ऐसा मानना है कि ही इज गोना बी अ टॉप स्कोरर, यानी तो टॉप असिस्टर इन दिस टूर्नामेंट फॉर श्योर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हाँ भाई, मतलब क्या ऐसा कहा जा सकता है विट्स के बारे में कि वो एक तो सेंटर हैंडल करेंगे, साथ के साथ जो जी मेन स्ट्राइकर है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे गोल स्ट्राइक करने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे दूसरे प्लेयर जो है मिलोस कर्कस, ये भी मतलब आप कहो ना कि एक ये बॉर्नस माउथ से इनको लिया गया है और इनकी डील हुई है 40 मिलियन पाउंड्स में। ही इज एक्सीलेंट लेफ्ट बैक, और आप देख सकते हैं जो पहले लेफ्ट बैक में रॉबर्टसन खेलते थे, तो उनके जगह एक टैक्टिकल शिफ्ट में भी ये काफी अच्छी तरह बैठेंगे मिलोस कर्कस। और मिलोस कर्कस की अगर स्पेशलिटी देखो ना आप, तो ये बहुत ही टाइट डिफेंडिंग करते हैं। इनके मतलब आप देखो, इनके टैकल्स भी बहुत स्मूथ होते हैं, ये विथ भी अच्छा क्रिएट करते हैं, बॉल गेम चलाने में भी ये एक्सपर्ट है। तो मिलोस कर्कस का होना और एज फैक्टर, जहां रॉबर्टसन और ये अपने ट्रेंट अलेक्जेंडर अपने एज के एंड करियर में थे, मतलब कहो कि पूरी तरह से एज नहीं थे, लेकिन एक होते हैं ना 2-3 साल पहले हम्म। का परफॉर्मेंस, तो स्पीड फैक्टर बिल्कुल भी मायने रखता है। तो मिलोस कार्कस का स्टेमिना, स्पीड, डिफेंडिंग स्किल्स टॉप नॉच है। बिल्कुल नहीं हाँ भाई, मतलब कि वैंडिक और ये
वैंडी के साथ उनकी कर्कस। काफी अच्छी आप उनके साथ एक पार्टनरशिप होने वाली है जी, इनकी और तालमेल डिफेंस। बहुत अच्छी बैठने वाली है, मिलॉर, कर्कस, वैंडिक, इन सब की तालमेल बेस्ट बैठने वाली है इस साल। ओके ओके निहार भाई। तो चलिए हम अपने अगले भाई की तरफ चलते हैं जो कि है हुगो जी इकिटाकी। तो इनके बारे में ये मैं जी कहना चाहूंगा कि ये तो सबसे पहले फ्रैंकफर्ट से आए हैं और ये एक सेंटर जी फॉरवर्ड की तरह एक स्ट्राइकर के रोल में प्ले करेंगे। कहीं न कहीं ये पिछले साल जी जहाँ इस पोजीशन पे न्यूनोस खेलते थे, उनको रिप्लेस करते हुए जी मुझे लगता है इस साल इकी-टिकी खेलने वाले हैं। तो अगर इनके बारे में कहा जी जाए तो ऐसा कहेंगे कि काफ़ी टॉल है, 6 फुट 3 इंच के हैं, तो कहीं न कहीं इनकी बॉल रिटेंशन की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, काफ़ी फास्ट है ये फील्ड में और कहीं न कहीं ये एक स्ट्राइकर के साथ-साथ एक मिडफील्डर की भी भूमिका निभाएँगे और साथ के साथ जी सलाह जी बिल्कुल। और गैस्पो इन दोनों को एक काफ़ी अच्छा एक पार्टनरशिप के साथ एक काफ़ी अच्छा वो देंगे ताकि जैसे सलाह तो ऐसे भी आपको पता है काफ़ी बड़े गोल स्कोरर रह चुके हैं। तो उनको एक जी ऐसा बिल्कुल। प्लेयर मिलना जो कि एक मिड में इतना अच्छा खेलता हो, एक स्ट्राइकर हो, तो कहीं न जी कहीं उनके उन पे भी बोझ कम होगा क्योंकि धीरे-धीरे वो भी एक 32-33 साल की उम्र धीरे-धीरे वो एज फैक्टर उनका भी आ रहा है। तो कहीं न कहीं अगर जी। देखा जाए तो काफ़ी अच्छा एक बाई है इकी-टिकी। चलिए तो और अब हम ये इनकी एक एक ही मैं आपको रोकना चाहूंगा एक जी, सेकंड। जी, और जी, ये जी। जो एकी टीके है, इनके आने से एक बहुत अच्छा फायदा होगा ना कि जो फॉरवर्ड का लाइन क्रिएशन होगा, लेफ्ट विंग में गैप को हुए जैसे आपने बताया, राइट विंग में सलाह हुए, सेंटर में आपको हो गए फ्लोरियन वर्ड्स और आगे स्ट्राइकर में एकी टेके। तो ये एक कॉम्बिनेशन जो ऐसा बन रहा है ना, लीथल, मतलब साउंड ही इतना लीथल कर रहा है कि टूर्नामेंट में इन्हें देखने में बहुत मजा आएगा। और नूनेज का आपने नाम लिया, नूनेज वाज एक्सीलेंट इन लास्ट ईयर्स परफॉर्मेंस ऑफ लिवरपूल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये उनके जो रिप्लेसमेंट आए ये भी काफी अच्छा परफॉर्म करें। बिल्कुल, बिल्कुल नेहा भाई। तो चलिए अब हम अपने अगले भाई की ओर चलते हैं जो कि है जर्मनी पिंगपोंग, ठीक है? ये जी भी आए हैं बायर लेवरकुसेन से। तो कहीं न जी कहीं ये भी देखा जी जा रहा है बिल्कुल। कि लेवरकुसेन से काफ़ी प्लेयर्स को खरीदा गया है लिवरपूल द्वारा। क्या जी निहार भाई? जी, इसके पीछे का रीजन ये है ना कि जो बुंदेस लीगा थी उनमें फर्स्ट में तो आपको आई थी शायद बायर्न म्यूनिक, ओके। ओके। और सेकंड पे ये बायर लेवरकुसेन थे। तो बायर अच्छा, अच्छा। लेवरकुसेन के जो, हाँ, तो उनका जो टाइटल पुश था उसमें आप हुँ, देखें हुँ। तो उस रन में वर्ड्स और जेमी जेरेमी फ्रिंकपोंग का बहुत बड़ा रोल था। तो तो दैट्स व्हाई दे हैव वेल वेरी ऑब्जर्व द बुंदेसलीगा या। एंड बॉट दिस प्लेयर्स। तो फ्रिंगपोंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये राइट बैक के तौर पे आए जी हैं और ये रिप्लेसमेंट है ट्रेंट आर्नोल्ड के, जो पिछले सीज़न तक लिवरपूल से जुड़े हुए थे। इन्हीं के रिप्लेसमेंट के तौर पर जी इनको देखा जा रहा है। इनका सबसे बड़ा चीज़ जो है ना निहार भाई फ्रिंगपोंग का कि काफ़ी जी ज़्यादा तेज़ी से एक्सेलरेट करते हैं। जी कहीं न कहीं ये 1v1 ड्रिबल जहाँ करना होगा वहाँ वो काफ़ी तेज़ बॉल निकालते हैं और कहीं न कहीं एक तेज़ी के कारण वो सीधा राइट बैक से सीधा राइट विंगर को यानी कि सलाह को बॉल बहुत ईज़िली पास कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं इनकी स्पीड जी और जी इनकी बिल्कुल। एक्यूरेसी को देखते हुए इन्हें खरीदा गया है। जी जी, एग्जैक्टली, आपने ये बात सही कही। और सबसे अच्छी बात है ना कि ये यंग जो टीम बनेगी तो यंग टीम से आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं स्पीड का। हालांकि ये आप श्योर नहीं होते कि यंग प्लेयर्स के पास स्पीड हो, लेकिन जनरली फुटबॉल में ये कंसीडर किया जाता है कि यंगस्टर्स आ रहे तो उनमें स्पीड, स्टेमिना, एजिलिटी ज्यादा अच्छी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल जी निहार भाई। तो चलिए दर्शकों हम लोग अपने अगले 22 की तरफ जाते हैं। तो कहीं न कहीं दर्शकों आप देख सकते हैं इस साल लिवरपूल ने काफ़ी ज़्यादा गोलकीपर्स को खरीदा है और इसका एक बहुत बड़ा जी कारण निहार भाई ये भी है ना कि एलिसन का एक ट्रैक जी जी रिकॉर्ड रहा है काफ़ी ज़्यादा इंजरी होने का। हर सीज़न वो बहुत मैचेज़ एग्जैक्टली। इंजरी के कारण मिस कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं लिवरपूल जी 3 गोलकीपर के साथ इसीलिए उतर रही है क्योंकि आप इन तीनों जी में स्विच की करते रहेंगे और अपना एक बेस्ट गोलकीपर जो कि सीज़न भर उनका साथ दे वो खोजने के लिए मेरे ख्याल से इन्होंने 3 गोलकीपर चुने हैं। जी जी बिल्कुल। आप क्या देखिए अब एक और, हाँ जी, मैं इस पे बताना चाहूंगा। जी, जी, जी। तो ये जैसे ये प्लेयर्स हो गए, अर्मिन पैक्सी हो गए, जॉर्जियो मामा डिविशलिवी हो गए, ठीक है, और फ्रेडी वुडमैन हो गए। तो जनरली ये जो जॉर्जियो नाम के प्लेयर हैं वेलेंसिया से आए हैं और ओके, इनको 29 मिलियन पाउंड्स में देखा गया। तो आर्ने स्लॉट की कहीं ना कहीं सोच ये है ना कि जैसे आपने एलिसन के बारे में बताया, तो ये रिप्लेसमेंट के फर्स्ट चॉइस हो सकते हैं। लॉन्ग रन ओके, में हम देखें तो ये प्रेफरेंस वन पे भी रह सकते हैं एज अ गोलकीपर। तो ये ओके, सोच के इनको लेना बहुत अच्छा। तो इनमें बहुत अच्छी एबिलिटी ये है ना कि इनका एरियल डिस्ट्रीब्यूशन और इनके मतलब एरियल टैकल्स, बॉल को रोकना हवा में या फिर मतलब उस बॉल पे चढ़ना, ये काफी अच्छा है। और इनके रिफ्लेक्स की तो आप बात ही मत करो यार, पेनल्टी सेव मास्टर है ये बंदा।
तो शायद ओके। ये सोच के इन्होंने जॉर्जियो को कंसीडर किया, और जो बाकी के दोनों गोलकीपर्स हैं आपको के आर्मिन पैक्सी फ्रॉम पुस्कस एकेडमिया और फ्रेडी वुडमैन फ्रॉम प्रेस्टन नॉर्थर्न एंड, ये दोनों भी काफी अच्छे गोलकीपर्स हैं, लेकिन ये अभी यंग है। तो हो ओके सकता है ये जॉर्जियो और इनके अंडर, एलिसन के अंडर काफी अच्छे से नर्चर होंगे और धीरे धीरे अपनी एबिलिटीज को बढ़ाएंगे। और हालांकि मैं देखना चाहता हूँ कि ये फ्री ट्रांसफर जो फ्रेडी वुडमैन है, इनको स्लॉट इस तरह भी यूज कर सकते हैं कि कहीं इनको एक अच्छा प्लेयर बना दे, और जब बात आए मतलब कि एक अच्छे डील में साइन करने की, तो रिलीज भी कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। जी नहीं, हाँ भाई, तो मतलब ऐसा कहना होगा कि जिस समय एलिसन अवेलेबल नहीं होंगे तो जॉर्जी इनके मेन गोलकीपर के तौर जी, पर आपको खेलते जॉर्जियो मिलेंगे। दिखेंगे। ओके जी ओके। बिल्कुल बिल्कुल। निहार भाई, थोड़ा सा आप अगर बिल राइट के बारे में दर्शकों को बता पाए कि वो क्यों उनको उनको क्यों लिया जी गया जी है। जी। जी, विल राइट को इन्होंने लिया है सेल्फोर्ड सिटी से। ओके। और ओके ये जो बंदे हैं इनको खरीदा गया है 2 लाख पाउंड्स में। ये काफी अच्छे एक फॉरवर्ड हैं, आप देख सकते हैं स्ट्राइकिंग एबिलिटीज भी इनमें बहुत अच्छी है, इनके शॉट पावर भी बहुत अच्छा है। हालांकि देखिए ये आपको स्टार्टिंग 11 में नहीं दिखेंगे, ये आपको सब्स्टिट्यूट होते हुए लेट डाउन द लाइन टूर्नामेंट में आपको दिख सकते हैं अगर हमें कुछ इंजरी इश्यूज आए। लेकिन अगर देखा जाए तो विल राइट हैज अ गुड पोटेंशियल, उनका एज भी फैक्टर अच्छा है उनके साथ, काफी यंग है उन एज में। तो अगर मैं सारे स्ट्राइकर्स को देखूं, जैसे एकिटाके हो गए, अपने विंगर साला हो गए, गैप्को हो गए, तो ये काफी अच्छा है इनके साथ अगर एक तालमेल बने तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा विल राइट को। और इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर से आप विल राइट को भी खेलता हुआ नजर मतलब ओके देख सकते हैं। ओके ओके निहार भाई। तो चलिए दर्शकों, अब अपने जी मेन मेन सेगमेंट की ओर चलते हैं, जो कि है हमारा टैक्टिकल एनालिसिस। आज हम लोग जैसे जी पिछले एपिसोड में हम लोग ने जहाँ पे पूरी टीम्स की बात करी थी, वहाँ कहीं ना कहीं हम इन डेप्थ एनालिसिस नहीं कर पाए थे हर टीम का। आज हम वही चीज को कोशिश जी करेंगे कि आपको समझाने का कि कैसे टैक्टिकल अप्रोचेस यूज करते हैं सारी टीम्स, खास करके टॉप टीम्स जो इस बार प्रीमियर लीग की है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जी पहले हम लोग जैसे देखना चाहेंगे कि अंडर स्लॉथ हम लोग बेसिकली 4-2-3-1 के फॉर्मेशन में खेलते हैं, जहां हमारे पास 4 आपको बैक पे रहते हैं, 2 मिडफील्ड संभालते हैं, 3 जो है एक फॉरवर्ड की तरह यूज होते हैं, और एक जो है उनके मेन जी स्ट्राइकर है। और वहीं जब बात डिफेंस की आती है, जहां पे बॉल को काउंटर अटैक्स करने होते हैं, काउंटर प्रेसिंग करनी रहती है, वहां ये लोग 4-3-3 जी का गेम खेलते हैं। 4-3-3 का गेम इसलिए खेलते हैं कि कहीं ना कहीं इनको मिडफील्ड में 3 प्लेयर्स मिल जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा रोटेट कर सकते हैं और हाई प्रेसिंग के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं कंपैरेटिवली 4-2-3-1 के। तो निहार भाई, जी आप इस फॉर्मेशन जी और इस टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा जो इनकी बेसिक फॉर्मेशन है 4-2-3-1 की, जिसमें वो 2 मिडफील्डर्स के साथ एक अटैकिंग मिडफील्डर का कॉम्बिनेशन के साथ खेलते हैं, जो दोनों विंगर्स को काफी अच्छा सपोर्ट देते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर ये फॉर्मेशन इनका रहा है ना, तो लास्ट ईयर ये फॉर्मेशन काफी अच्छा वर्क किया है। तो आर्ने स्लॉट तो इतना तो श्योर है कि स्टार्टिंग में यही फॉर्मेशन पे स्टिक करेंगे। और इस फॉर्मेशन में हम बस इतना कुछ देख सकते हैं ना, कुछ नई चीजें, जैसे हमारे की लेफ्ट बैक हो गए नए आएंगे, राइट बैक नए आएंगे। लेफ्ट बैक में आप आपने मैं नाम थोड़ा नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, लेफ्ट बैक में कौन है अभी नए ये प्लेयर? करकेज। जी, करकेज आपको दिखेंगे रॉबर्टसन की जगह, और आपको राइट बैक में दिखेंगे जेमी फ्रिंकॉन्ग, जो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड की जगह थे। तो ये नए प्लेयर्स भी काफी अच्छा मतलब एक फॉर्मेशन कर सकते हैं, लाइन फॉर्मेशन कर सकते हैं डिफेंस का। और जहाँ फॉर्मेशन 2 की बात की ना आपने, ये 4-3-3, ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्विच लगता है कि ये जो आर्ने स्लॉट ने ये डिस्कवर किया है ना यार, कि मतलब ऐसा फॉर्मेशन में डिफेंस लाइन में बनाऊंगा, ये यूनिकनेस दिखाता है। इसके बारे में खैर आपने आगे शो में रखा हुआ है कि आप एक्सप्लेन करेंगे, तो ये फॉर्मेशन मुझे बहुत ही काफी यूनिक लगता है। बेसिकली निहार भाई, ये जो 4-3-3 फॉर्मेशन है ना, ये जनरली लोग यूज जी करते हैं जब उनको डिफेंस करना आता है। सपोज की बॉल आपके अपोनेंट के पास जब है, तो फिर उसको कितना जी जल्दी से जल्दी काउंटर प्रेसिंग करके अपने पास रखे, उसके लिए ओके कहीं ना कहीं ओके 4-3-3 की यूज होती है, जहां पे 3 आपके मिडफील्डर्स रहते हैं और तीनों थोड़े बैक में रहते जी हैं, जो कि आपके फाइनल डिफेंस लाइन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जी, मतलब इसका मतलब ये है कि आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, बॉल रिटेंशन आपकी जल्दी से जल्दी वापसी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल निहार भाई। तो चलिए दर्शकों, अब हम लोग अपने अगले टैक्टिकल एनालिसिस पे आते हैं, जो कि लिवरपूल की अटैकिंग स्ट्रेटजी है। तो यहाँ कहीं ना कहीं निहार जी भाई ना, हम लोग दो लोगों को कंपेयर करके अगर बताए ना, तो दर्शकों को ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि क्यों लिवरपूल लास्ट ईयर जीती थी और क्यों इससे पहले वो जी जीत नहीं बिल्कुल। पा रही थी, कहाँ उनके में कमी आ रही थी।
तो पहले साइड लेफ्ट साइड जैसा आप देखेंगे दर्शकों कि वो स्लॉथ का टैक्टिकल अप्रोच था, तो उसमें आप जैसा देखेंगे ना दर्शकों कि वो काफी ज्यादा मिडफील्डर्स के तरफ वो अप्रोच करते हैं, वो एक एक पास करते जाते काफी वर्टिकल लाइन में जाते हैं, हॉरिजॉन्टल पासेस जैसे जी कि सेंटर बैक बैक ऐसे ही करने के जगह पे वो सेंटर बैक पे पहले जाएंगे गोलकीपर, फिर वहां से मिडफील्डर्स की तरफ जाएंगे, फिर अटैकिंग मिडफील्डर्स की तरफ जाएंगे, फिर या तो राइट विंगर या तो लेफ्ट विंगर या तो डायरेक्ट स्ट्राइकर को देंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो बॉल पोजीशन का रेशियो रहता है ना, आप ये देखेंगे भी दर्शकों जी कि पिछले साल जो लिवरपूल का बॉल पोजीशन था वो काफी ज्यादा बेटर था उसके पिछले साल जैसा कंपेयर करेंगे तो। जी और जहां तक आप बात करते हैं फ्लॉप की, सॉरी क्लॉप की, तो क्लॉप के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा इनके टैक्टिकल में एक बस मिस्टेक मुझे दिख रही थी कि ये काफी ज्यादा एरियल पासेस पे जा रहे थे, मतलब या तो सेंटर बैक आपको डायरेक्ट राइट विंगर को दे रहा है बॉल, या तो डायरेक्ट लेफ्ट विंगर को दे रहा है, नहीं तो डायरेक्ट सीधा आपके ये अटैकिंग मिडफील्डर को दे रहा है। तो इससे लॉस क्या हो रहा था ना यार भाई, कि जैसे जी आप ज्यादा एरियल पासेस करोगे ना, तो अगर मान के चलिए 2-3 प्लेयर अपोनेंट के आपको प्रेस करके ऑलरेडी बैठे हैं ना, तो कहीं न कहीं बॉल जी लूज़ के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वहीं कहीं न कहीं वैन डिक के होने के कारण जो कि जिनका बहुत अच्छा एरियल रेशियो रहा है, उनसे उनसे भी चूक कभी जी नहीं होती, बट वही बात है ना कि जब ज़्यादातर बॉल आपका एरियल में रहेगा, तो कहीं न कहीं अपोनेंट टीम को ज़्यादा एक एडवांटेज हो जाता है बॉल रिगेन करने का। और वहीं जब आप एक-एक करके बढ़ते हो ना कि पहले सेंटर बैक पे जाओ, फिर ये डिफेंस वाले मिड की तरफ जाओ, मिडफील्डर्स की तरफ जाओ, फिर अटैकिंग मिडफील्डर्स जी की तरफ जाओ, तो कहीं न कहीं बॉल आपके पास ही रहता है और धीरे-धीरे करके वो गेम आगे बढ़ते जाता है। तो निहाल भाई आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी जैसे आपने बताया क्लॉप के बारे में कि क्लॉप लॉन्ग पासेस पे जाते थे तो जो मार्क करके प्लेयर्स रहते थे तो बॉल पोजीशन उनके पास चली जाती थी, तो ये पॉइंट आपने काफी अच्छा कहा। लेकिन हालांकि मैंने स्लॉट के अंडर में एक चीज जरूर देखा है कि ये मतलब कंट्रोल्ड वे में मूव करते हैं, कि जैसे आपने मेंशन किया कि लाइन बाय लाइन पहले डिफेंस से मतलब मिडफील्डर्स में जाता है, मिडफील्डर्स से अटैकिंग मिडफील्डर को, फिर विंगर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन मैंने कहीं ना कहीं बीच में एक बार ये भी ऑब्जर्व किया है ना कि वो भी लॉन्ग पासेस करते हैं, लेकिन फर्क ये है ना कि लॉन्ग पासेस बहुत एक्यूरेट होता है, मेजरमेंट उसमें बहुत हाई रहता है। कि जैसे मान लीजिए अगर कि वर्जिल बॉल थ्रो कर रहे हैं, लॉन्ग पास कर रहे हैं, तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो विंगर्स पे ही लैंड करेगा। अपार्ट फ्रॉम अगर हम इन पे देखें, क्लॉक पे देखें, तो क्या होता था, लॉन्ग पासेस तो जाते थे मगर वो उनकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस होने की ना बहुत ही लो रहती थी, जिस कारण की मतलब गेम में वो पीछे होते जाते थे, पोजीशन खो बैठते थे, और अंत में भाई उनको गोल खाना पड़ता था तो पीछे रह जाते थे। तो ये वाली अटैकिंग स्ट्रेटेजी जो स्लॉट ने फॉलो की है, वर्टिकल मूवमेंट्स विद शॉर्ट बाय शॉर्ट पासेस, तो इससे एक फायदा जरूर होगा कि जब अटैकिंग मिडफील्डर में हमारे फ्लोरियन वर्ड्स खेलेंगे, तो फ्लोरियन वर्ड्स के पास काफी स्पेस मिलेगा है, कि उनके पास ऑप्शंस रहेंगे कि वो साला को भी बॉल दे सकते हैं, वो गैक्को को भी बॉल दे सकते हैं, और वो चाहे तो मतलब डायरेक्ट पासिस एकिटेकी को भी दे सकते हैं। तो बिल्कुल, ये काफी बिल्कुल। अच्छी ये अटैकिंग स्ट्रेटेजी है। तो अगर ये अटैकिंग स्ट्रेटेजी, हम तो बेसिक अटैकिंग स्ट्रेटेजी यही देखने को हमें मिलेगी एट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। तो मैं काफी मतलब एक्साइटेड हूँ अटैकिंग स्ट्रेटेजी को देखने के लिए। और आप अगर मतलब एक चीज और देख सकते हैं कि जैसे कि अटैकिंग मिडफील्डर से पीछे वाले जो दो मिडफील्डर्स है ना, हुँ। उनका भी पोजीशन काफी अच्छा है, कि अगर बॉल लूज भी होता है किसी से बाय चांस, अगर कोई प्रेसिंग उन पे आती है तो तुरंत वो दूसरे को पास कर दे सकते हैं बिल्कुल, मतलब उस बिल्कुल, पोजीशन से। बिल्कुल निहाल भाई, मैं इसी पे आने वाला था कि जहाँ पे क्लॉप का आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेगा कि जैसा फ़ॉर्मेशन है, वो वही फ़ॉर्मेशन बना के खेलना पसंद करते थे। और स्लॉथ में ये एक था कि जी वो मिडफील्डर्स को काफ़ी ज़्यादा आप वो अपने हिसाब से रखने का कोशिश करते थे कि मिडफील्डर्स जहाँ कंफर्टेबल हो, एक प्लेस स्टक रहने की जगह पर जहाँ मिडफील्डर्स कंफर्टेबल हो, वहाँ वो रोटेट मूव कर सकते हैं। जिस कारण से आप देखिए ना जी निहाल भाई, अगर सपोज कि जो सेंटर बैक से सबसे क्लोज में डिफेंस मिडफील्डर है, उन पे अगर आप मान के जी चलिए एक 2-3 प्लेयर मान के चलिए प्रेस कर रहे हैं, तो आप आराम से राइट जी बैक को दे सकते हैं बॉल, राइट बैक डायरेक्ट आपको पास कर सकते हैं सलाह को जो कि एग्जैक्टली राइट विंगर है। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं गैप्स और स्पेसेस ज्यादा क्रिएट होते हैं कंपैरिजन टू जो आप क्लॉक के देखिएगा। बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो निहार भाई चलिए अब हम लोग अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं, जहां हम लोग बात करने वाले हैं लिवरपूल की डिफेंस स्ट्रेटजी की ओर। यहाँ पे भी दर्शकों जी मैं आपको स्लॉथ और क्लॉप के डिफरेंस के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि डिफरेंस से ही लोग एनालाइज कर पाते हैं
कि भाई क्यों ऐसा पिछले साल नहीं जीत पाए थे लिवरपूल, और पिछले साल उन्होंने कैसा क्या अच्छा किया और जी इस साल क्या अच्छा करने वाले हैं, जिस कारण वो सबसे अच्छी टीम साबित होने वाले हैं। तो जी कहीं अभिनव भाई। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं दर्शकों कि स्लॉट जब डिफेंस में जाते हैं तो 4-2-4 का लाइन अपनाते हैं। उनका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी 4 का होता है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस 2 मिडफील्डर्स, और फाइनल जो 4 लाइन ऑफ डिफेंस है वो रहते हैं। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं जी दर्शकों कि जब अगर आप 4 ऊपर स्ट्राइकर्स रखेंगे और 4 फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में रखेंगे ना, तो जो बॉल पासिंग होती है ना, वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। जैसे हर प्लेयर आपको प्रेस करके रखेगा, तो कहीं ना कहीं बॉल निकालना आपको काफी ज्यादा मुश्किल और काफी ज्यादा टफ हो जाएगा। वहीं कहीं ना कहीं अगर दर्शकों जैसे मैं आपको समझाऊं यहाँ पे कि देखिए, यहाँ आप अगर फ्लॉप के बारे में आना चाहेंगे तो देखिए इतना ज्यादा इनका खाली स्पेस यहाँ बच रहा है, यहाँ खाली स्पेसेस क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ खाली स्पेसेस जी क्रिएट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन खाली स्पेसेस के कारण वो बॉल आराम से ये जी यहाँ पास कर सकते हैं इनको, ये पास कर सकते हैं इनको, या फिर ये पास कर सकते हैं इनको। और वहीं अगर आप स्लॉथ के बारे में देखिएगा तो मान के चलिए इस प्लेयर के पास आपका बॉल है, ठीक है, और ये प्लेयर ओके सपोज सपोज की ट्राई करता है इसको पास करने की, तो कहीं ना कहीं यहाँ एक डिफेंडर इस पे मार्क करेगा, एक यहाँ से प्रेस करेगा और एक यहाँ से प्रेस करेगा। तो कहीं ना कहीं ये 3 प्रेस होने के कारण स्टक हो जाएगा, इसको वापस बॉल या तो यहाँ फेंकना पड़ेगा या तो यहाँ देना पड़ेगा। अब जी सपोज कि ये बॉल यहाँ देता है, तो अगर ये बॉल यहाँ देता है तो यहाँ से एक डिफेंडर यहाँ इनको अप्रोच करेगा और यहाँ इनको अप्रोच करेगा। जी बिल्कुल। वैसे ही आप अगर दर्शक को देखेंगे कि मान के चलिए ये इनको इधर पास करते हैं, ठीक है, तो इधर अगर इनको पास करते हैं तो यहाँ से एक डिफेंस का लाइन आएगा, यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो स्पेस है ना दर्शकों, ये काफी ज्यादा छोटा स्पेस है कंपैरेटिवली, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी लंबा एक जो ये गैप, मैं बेसिकली इसी गैप की बात कर रहा हूँ। ये जो इतना लंबा गैप मिडफील्ड में बन रहा है ना, वही चीज स्लॉथ में नहीं बन रहा है, और यही सबसे बड़ा कारण है इस बार कि उन्होंने बहुत कम गोल कंसीड की है और काफी ज्यादा अटैकिंग रहे। जी इसमें अभिनव भाई आपने ये बात, जी आपने एक ये एक बात मिनट बिल्कुल एक सही एक मिनट निहार भाई, और इसीलिए कहीं ना कहीं जी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि अगर 3 लोग आप एक साथ प्रेसिंग कर रहे हैं ना, और अगर आपके पास बॉल आ गई तो आप डायरेक्ट यहाँ से शूट कर सकते हो या यहाँ से शूट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं एक शूटिंग का अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू दिस। हाँ निहार भाई, चलिए आप बताइए, आप क्या इन दोनों डायग्राम को देख के आप क्या समझ रहे हैं, आप आपका क्या एनालिसिस है इस जी डायग्राम के बारे में। दोनों डायग्राम को देख के सबसे पहले तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्प्ले करवाया, मतलब मुझे तो मजा आ गया कि मतलब जिस तरह आप फॉर्मेशंस बता एक्सप्लेन कर रहे थे। तो सबसे बड़ी चीज जो मैंने ऑब्जर्व की ना वो ये है कि इट्स ऑल अबाउट स्पेसेस, किस तरह स्पेसेस को छोटा करते हैं। जो बिल्कुल काम बिल्कुल ये क्लॉक ही नहीं कर पाए स्पेसेस बना के बॉल की पोजीशन खो बैठते थे और गोल खा जाते थे, वही जो स्लॉट ने काम किया है ना, ये 4-2-4 लाइन ऑफ डिफेंस लेके, ये बहुत ही मजेदार है। और जिस तरह आपने बताया कि उनपे प्रेसिंग भी हो सकती है सारे अपोनेंट पे और बॉल वो वापस रिटेंशन ले सकते हैं। एक चीज बहुत अच्छी और इनके डिफेंस लाइन में ब्यूटीफुल है कि जैसे मान लीजिए कि कोई मतलब उनके फर्स्ट मतलब डिफेंडर्स, ठीक है, या बिल्कुल बिल्कुल स्ट्राइकर्स, वो बॉल रिटर्न वो जब मिडफील्ड में रिटर्न कर रहे हैं अपोनेंट के, तो जनरली क्या करते हैं ना कि उनके जो डिफेंस का ये होता है, स्ट्राइकर्स का और डिफेंस का जो लाइन होता है, वो क्या करते हैं कि वो आगे के मूवमेंट में तुरंत अपने आप को फॉरवर्ड प्रेस कर देते हैं। उससे ये फायदा होता है ना कि जो मिडफील्डर्स में उनके प्लेयर होते हैं हम्म अपोनेंट के, उनके पास कोई गैप ही नहीं बचता है। मतलब उनको इंटरसेप्ट करने के बिल्कुल लिए आजू बिल्कुल बाजू में इतने प्लेयर्स रहते हैं कि पास कोई आएगी ना, वो शॉर्ट पासेस वहां पे ब्लॉक हो जाते हैं। तो अपोनेंट क्या ट्राई करता है ना कि यार मैं विंगर को लॉन्ग पास दूं, इधर को लॉन्ग पास दूं, और उसी समय जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो गेम में आती है और वो बॉल छीन के सीधा गोल की ओर भाग जाती है। तो ये बिल्कुल काफी बिल्कुल। अच्छी चीज मुझे लगी। अब आप ही देखिए निहार भाई, मान के चलिए इस प्लेयर के पास अगर बॉल आ रही है, ये कोशिश करेगा जी लॉन्ग पास करके इसको देने की, तो फिर यहाँ से भी एक जी डिफेंडर आ जाएगा और यहाँ से भी एक डिफेंडर आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे भी गेम जी नहीं हो बिल्कुल पाएगा। बिल्कुल। यहाँ से अगर इसको ट्राई करना चाहेगा तो यहाँ से एक डिफेंडर आएगा, यहाँ से एक डिफेंडर आएगा और यहाँ से एक डिफेंडर आएगा। अगर ये बहुत इस शानदार टैक्टिक्स है, अगर बहुत ये इस शानदार। अगर ये इसको पास करेगा तो यहाँ से एक डिफेंडर आएगा, यहाँ से एक डिफेंडर। तो कहीं ना कहीं दर्शकों, मतलब ये तो सिंपल सा बात है ना निहार भाई कि अगर 3 से भले 4 जिसको बोलते हैं ना, कि 3 लाइन ऑफ डिफेंस में देखिए, जी यहाँ यहाँ स्पेस खाली है, यहाँ स्पेस खाली है, यहाँ स्पेस खाली है, यहाँ स्पेस खाली है, तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा ज्यादा गैप बने हुए हैं।
यहाँ अगर आप देखिएगा तो बस यहाँ पे स्पेस खाली, और इसको भी कवर ये और ये काफी जल्दी कर देता है। तो कहीं ना कहीं वो बॉल जी बिल्कुल। पासिंग काफी स्लो हो जाती है उनकी। तो ये सबसे बड़ी मुझे जो स्ट्रेटजिक चेंज लगी है फ्लॉप और स्लॉथ में, तो सबसे बड़ी मुझे स्ट्रेटजिक चेंज यही लगी है कि इनका 4 फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो इन्होंने बनाया है वो 4 प्लेयर्स के साथ बनाया है। इससे जी डिफेंस का डिफेंस भी होता है, और कहीं ना कहीं गोल स्कोरिंग एबिलिटी भी बढ़ती है। आप यहाँ से भी स्कोर मार सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से भी। बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए दर्शकों, अब हम लोग अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगले सेगमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं की प्लेयर्स टू वॉच फॉर। इस साल कौन से वो की प्लेयर्स होने वाले हैं, कौन से वो टॉप प्लेयर्स होने वाले हैं जो लिवरपूल को फिर से एक बार चैंपियन बनाएंगे, फिर से कोशिश करेंगे कि लिवरपूल एक बार कप उठाए। तो पहला नाम आता है इसमें मोहम्मद सलाह का, द मैन हु नीड्स नो जी इंट्रोडक्शन। अगर लिवरपूल और सलाह, इतना अच्छा पिछला सीजन सलाह का गया है, आप खुद रेटिंग देख सकते हैं, 7.78 की रेटिंग। बिल्कुल मतलब अमेजिंग। अमेजिंग, जबरदस्त रेटिंग। प्रीमियर लीग की टॉप गोल स्कोर रह चुके हैं सबसे पहले तो। दूसरा बड़ा अगर बात करूं तो लिवरपूल के ऑल टाइम टॉप गोल स्कोर रह चुके हैं। पिछले सीजन इन्होंने गोल्डन बूट जीता है विद 29 गोल्स। आप समझ सकते हैं यार भाई, जहां हम लोग बात करते हैं यंग प्लेयर्स आएंगे, यंग प्लेयर्स आएंगे, वहां ये एज फैक्टर को बीट करते हुए 29 गोल एक प्रीमियर जी सीजन में मारना, ये काफी एक बड़ी अचीवमेंट होती है यार भाई। आप क्या कह रहे हैं इस पे? जी, आपने बिल्कुल अच्छे से बताया कि सलाह ने क्या किया, लेकिन एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा। जी जी जी। नॉट जस्ट 29 गोल्स, 18 असिस्ट ऑल्सो। तो ये टोटल नंबर जो बनता है वो ऑल टाइम हाईएस्ट फॉर लिवरपूल इन अ सीजन, दैट इज 47 गोल प्लस असिस्ट। इन्होंने बड़े बड़े लेजेंड्स के रिकॉर्ड तोड़े। हालांकि लेजेंड्स के भी रिकॉर्ड 47 पे ही है जो टॉप पे है, लेकिन फर्क ये है ना कि सलाह ने ओनली 38 गेम्स में किए और उन्होंने 42 गेम्स में किए। तो आप इमेजिन कर सकते हो 47 गोल प्लस असिस्ट इन अ सिंगल सीजन। वो बताता है कि सलाह मतलब कितने एक्सीलेंट प्लेयर रह चुके हैं। और स्लॉट ने सिर्फ और सिर्फ सलाह को एज अ विंगर भी यूज नहीं किया, एज ए असिस्टर भी यूज किया है। सलाह की जो असिस्ट कैपेबिलिटी इस सीजन हमें देखने को मिली है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल। जिस आपको तरह आप ये बोल सकते हैं ना। हाँ जी बोलिए। आपको जैसा पता है ना यार भाई, कि पिछले सीजन में लिवरपूल ने 5 गेम रहते रहते ये ट्रॉफी उठाई थी। तो आप समझ सकते हैं कि जी उनका बिल्कुल। कितना ज्यादा डोमिनेशन रहा होगा पिछले सीजन में। और उनके कहीं ना कहीं सबसे बड़े फैक्टर तो सलाह ही मुझे लगते हैं, जो 29 गोल इन्होंने मारा है। जी आप देखिए 29 गोल तो बता रहे हैं ना जी, आप 18 असिस्ट को कैसे भूल जा रहे हैं? बड़े बड़े मिडफील्डर्स पूरे टूर्नामेंट में 18 असिस्ट नहीं कर पाए हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल निहार सलाह ने भाई। एज अ विंगर कर दिया है यार। और दर्शकों, आपको मैं सलाह का हीट मैप भी बताना चाहूंगा। तो आप देख सकते हैं जैसे कि इनका पूरा ये रीजन कि ये एक तरह से कहें तो बाप है। इस रीजन में इनका जी इनकी बिल्कुल। चलती है। ये आपको यहाँ से बॉल ऐसे ड्रिबल करके ले जाते हैं, यहाँ से ये ऐसे ड्रिबल करके ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि काफी ज्यादा मतलब की प्लेयर होंगे, और प्ले मेकिंग से लेकर गोल स्कोरिंग तक में इनका बहुत बड़ा ये फैक्टर रहने वाला है। लिवरपूल अगर अगर जीतती है अगले सीजन तो जी निहार जी भाई आपने चलिए। बिल्कुल कहा। अब आप जी मैं एक जी जी चीज जी और जी जी एक्स्ट्रा जी ऐड जी करना जी चाहूंगा जी सलाह निहार के भाई। बारे में। जी निहार भाई, जी निहार भाई। सलाह में ना एक स्किल और पिछले साल हमें देखने को मिली है, वो है ऑफ बॉल रन्स। वो ना ओके। मतलब बॉल आने से पहले इतना अच्छा एंटिसिपेट कर लेते हैं ना कि बॉल कहाँ फिनिश होगा, जाके कहाँ बॉल लैंड करेगा। इसका एक एग्जांपल ये था ना कि एक बार ये मतलब ट्रेंट एलेक्सेंडर आर्नोल्ड ने पास किया था, ठीक है। तो लॉन्ग पास था, तो लास्ट सीजन ही मतलब काफी इंपॉर्टेंट मैच में मैंने देखा। तो सलाह के बॉल ऊपर से जा रही थी, तो सलाह के पीछे दो डिफेंडर्स थे, वो सलाह के साथ रन कर रहे थे, और सलाह के थोड़े आगे आपको डियास थे। तो सलाह ने लास्ट टाइम पे क्या किया ना कि वो दो डिफेंडर्स को लेके तो दौड़ ही रहे थे। ऑफ बॉल आने से पहले, मतलब बॉल आने से पहले सलाह ने ब्यूटीफुली अपने आप को थोड़े सेंटर में मूव कर लिया। इस ओके। कारण क्या हुआ कि डिफेंडर्स को लगा कि सलाह तो आगे बढ़ेंगे, तो डिफेंडर्स डियास के साथ आगे बढ़ गए। और बीच में इस कारण स्पेस क्रिएट हो गया था, जो आप हीट मैप में शो कर रहे थे अभी, जिस साइड बिल्कुल से सलाह कर रहे हैं, तो बीच में काफी स्पेस क्रिएट हुआ। इस कारण क्या हुआ कि लास्ट मोमेंट में मतलब उनको बेवकूफ बना के डियाज ने ऐसा पास दिया सलाह को, और सलाह ने फिनिश कर दिया गोल। तो ऑफ बॉल रन्स भी सलाह बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल निहार भाई। तो चलिए हम अपने दूसरे टॉप प्लेयर की तरफ आते हैं। ये एक अटैकिंग मिडफील्डर है, रिस्क। आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे निहार भाई? कैसा रहा इनका पिछला सीजन देखिए वैसे, जो नई बाय है क्योंकि देखिए इसीलिए?
जी, फ्लोरियन वर्ड्स जो है इनकी रेटिंग लास्ट सीजन 7.68 की रही है, और इनकी ओके पासिंग एक्यूरेसी ना 82% है, जो कि बुंदेसलीगा में मतलब टॉप मतलब लेवल पासिंग एक्यूरेसी देखने को मिली है। और फ्लोरियन वर्ड्स जो है ना वो मतलब अगर आप देख सकते हैं तो जी जी इनका जी। परफॉर्मेंस मतलब बुंदेसलीगा में बहुत अच्छा रहा है अलोंग विद एकिटा के। ओके, ओके ओके तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फ्लोरियन वर्ड्स को मतलब जैसा हीट मैप में शो हो रहा है फ्लोरियन वर्ड्स का, तो जी ये जी जी। अटैकिंग मिडफील्डर तो है ही, लेकिन कभी कभी ये फॉल्स नाइन के रूप में भी खेलने को दिख सकते हैं, कभी कभी ओके विंगर्स भी देख सकते हैं। तो ओके ओके जनरली वो जो अपना रन करते हैं वो लेफ्ट साइड से भी रन करते हैं और राइट साइड से भी रन करते हैं, और ओके कोशिश ओके। करते हैं कि इजी पासेस दें स्ट्राइकर को और स्ट्राइकर उनको गोल में कन्वर्ट करे। तो वर्ड्स इज द प्लेयर टू वॉच। बिल्कुल निहार भाई। नेक्स्ट प्लेयर पे हम लोग आते हैं, सोबोसियल पे। तो आप इनके बारे में क्या कहना है निहार भाई आपका? इनका हीट मैप तो जी देख के सुबह। काफी ज्यादा लग रहा है कि ये पूरे मतलब गेम को चलाने में बहुत ही ज्यादा एक अहम भूमिका निभाते हैं। जी, सोबोसलाई भी एक्सीलेंट एक्सीलेंट मिडफील्डर है। ओके सोबोसलाई की बात करें तो इनकी रेटिंग भी लास्ट सीजन 7.14 की रही है, और इनका भी देखा जाए ना तो इनकी भी पासिंग एक्यूरेसी काफी अच्छी है, 86% ओके की है। तो ओके। सोबोसलाई में मैंने एक चीज काफी अच्छी ऑब्जर्व की थी कि जब लास्ट ईयर ना सोबोसलाई ने एक नई स्किल डेवलप की थी कि विदाउट टचिंग द बॉल ही ओके। मेक्स द असिस्ट। ये मतलब हाउ? साउंड करेगा थोड़ा क्रेजी, ओके लेकिन ओके। बिना वो बॉल टच किए वो असिस्ट बनाते। तो होता क्या था ना हम्म कि जो उनके डिफेंडर्स होते थे मतलब अपोजिशन के लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जी वो जी। जनरली ना वो क्या करते थे कि मिडफील्डर्स के आगे अपने आप को पुश कर देते सोबोसलाई। ओके। तो इससे क्या होता था कि मिडफील्डर्स का व्यू ऑफ रेंज ब्लॉक हो जाता था। उनको लगता था कि जनरली कि सोबोसलाई पे बॉल आएगी, हम्म। मतलब जो वो सोचते थे कि सोबोसलाई पे बॉल आएगी जब ओके उनके ओके मतलब पासिंग आएगी। तो ओके सोबोसलाई ओके। लास्ट मोमेंट में क्या करते थे, उनका रेंज ब्लॉक कर देते थे। जी। तो इस कारण जो इनकी तालमेल थी ग्रेवेनबर्ग के साथ वो भी काफी ब्यूटीफुल थी। तो बॉल जब पास आती थी तो जिस कारण मिडफील्डर्स और डिफेंडर्स जो मार्क किए हुए थे वो तो ब्लॉक हो गए, तो बॉल बिल्कुल तुरंत कलेक्ट कर देते थे ग्रेवेनबर्ग। तो ये असिस्ट काफी इनको बिल्कुल हेल्प किया बिल्कुल। था तो लास्ट सीजन। अपने फाइनल प्लेयर पे हम आना चाहेंगे, टॉप प्लेयर पे, द बेस्ट डिफेंडर इन प्रीमियर लीग, नो डाउट, अनडाउटेबली द बेस्ट डिफेंडर इन द प्रीमियर लीग, वैन डिक। इनके बारे में भी, इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल, इन इन द द हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ ऑफ फुटबॉल इन फुटबॉल, दिस जनरेशन। इनके बारे में भी क्या कहना? स्ट्रेंथ, स्पीड और एक्यूरेट पासेस, यही तीन से मैं इन्हें डिफाइन करना चाहूंगा, बस यही तीन: स्ट्रेंथ, जी स्पीड बिल्कुल और बिल्कुल। एक्यूरेट पासेस। इनका जो लिवरपूल के कैप्टन भी है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ, इनकी पिछले सीजन हाईएस्ट पासिंग एक्यूरेसी है, 91.7% इनकी पासिंग एक्यूरेसी रही है। तो आप समझ सकते हैं निहार भाई, ये अमेजिंग। प्ले मेकिंग भी करते हैं, जबकि ये बहुत एयर पासेस भी देते हैं, इसके बावजूद भी इनकी 91.7% की पास एक्यूरेसी। तो आप समझ सकते हो कितना टारगेटेड पास देते होंगे प्लेयर्स को। और जी दूसरा जी इनमें सबसे बड़ा है कि गेम रीडिंग काफी जल्दी गेम रीड करते हैं कि भाई गेम का टेम्पो क्या है, गेम का मोमेंटम क्या है, और उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, अपने आप को प्ले करते हैं। और एज अ जी डिफेंडर के साथ साथ ही ये काफी अटैकिंग डिफेंडर है कि एकदम तुरंत ये बॉल लेते हैं और काफी जल्दी ये पासेस 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 करते हैं, या फिर एरियल पासेस करके काफी जल्दी मतलब गेम का टेम्पो काफी जल्दी मेंटेन करते हैं। जी जी, जी बिल्कुल सही कहा। और आपने सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये इनमें एक स्पेशलिटी है कि डिफेंडर हो के आपने बहुत कम फाउल्स इनको कमिट करते हुए देखा होगा। बिल्कुल। इनकी ये सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी ये होती है ना कि ये लास्ट मूवमेंट इंटरवेंशन से मतलब लास्ट मूवमेंट तक ये वॉच करते हैं कि यार कोशिश करते हैं ना कि सामने वाला कुछ गलती ऐसा कमिट बिल्कुल करे बिल्कुल कि बिल्कुल वो निहार भाई। गलती कमिट करेगा और मैं बॉल छीनने की कोशिश करूंगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने 72% एयर ड्यूल्स भी जीते हैं। तो बिल्कुल इनका एक ऐसा ऑरा है ना कि प्लेयर्स थोड़ा ना इनसे मतलब इनका खौफ ऐसा बना हुआ है, बिल्ड तो भगवान ने दिया ही है, मगर बिल्कुल एक बिल्कुल ऑरा ऐसा है ना कि प्लेयर्स कोशिश करते हैं कि यार थोड़ी दूरी बना के रखूं, बिल्कुल इसके बिल्कुल साथ मैं 1-on-1 टैकल नहीं लूं। बिल्कुल। तो निहार भाई, एक लाइन में आप लिवरपूल के बारे में समरी दे दीजिए दर्शकों को पहले तो। जी कि मैं एक लाइन में लिवरपूल को अगर दर्शाऊंगा ना तो दैट इज द वर्ड लीथल। ये एक ओके। ऐसी लीथल टीम इस साल होने वाली है ना कि जो फाड़ परफॉर्मेंस दिखाएगी, और जब जब आपको लगेगा कि गेम से बाहर है लिवरपूल, तब तब लिवरपूल जंप करके अपोनेंट्स को दिखाएगी कि व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, यही था हमारा लिवरपूल टीम का एनालिसिस।
प्लीज आप अपने कमेंट्स बताएं, अपने राय बताएं कि हम कहाँ और अच्छा कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ आप और चाहते हैं हमसे, कि क्या आपको और टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में जानना हो, क्या जानना हो। और ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और साथ के साथ आपको मैं ये भी बता दूं, ये 4 दिनों की जो सीरीज है, आज हमने लिवरपूल कवर किया, कल हम ऐसे ही एक और बड़ी टीम के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, वेलकम टू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वेलकम टू गली ऑन साइड, बाय गाइज।